भारत का रिटेल मार्केट पिछले 2 दशक में बहुत तेजी से बदला है। एक समय था जब शॉपिंग का मतलब था घर के पास की किराना दुकान या वीकली बाजार। वही दुकानें जहां सबको नाम से जानते थे और उधार पर भी सामान मिल जाता था। लेकिन जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी बढ़ी, लोगों की लाइफस्टाइल्स बदली और अर्बनाइजेशन बढ़ा, वैसे वैसे शॉपिंग का तरीका भी बदल गया। मॉल कल्चर धीरे धीरे आया, ब्रांडेड शोरूम्स खुले और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का कॉन्सेप्ट पॉपुलर होने लगा। इसी बदलते माहौल में एक कंपनी आई जिसने बहुत क्वाइटली लेकिन बहुत स्ट्रांगली अपनी जगह बनाई, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, जिसे हम सब डी-मार्ट के नाम से जानते हैं। डी-मार्ट की सबसे खास बात यह है कि इसने ग्लैमर या मार्केटिंग गिमिक्स के बजाय कस्टमर्स की जरूरतों पर फोकस किया। जब मार्केट में बाकी ब्रड से ह्यूज होर्डिंग्स, सेलिब्रिटी एड्स और फैंसी स्टोर्स में पैसा लगा रहे थे, डी-मार्ट ने उल्टा रास्ता अपनाया। उसने कहा, कस्टमर को बेस्ट प्राइस दो, बेस्ट क्वालिटी दो, वही सबसे बड़ा एड है। और यही फिलॉसफी डी-मार्ट की ग्रोथ का फाउंडेशन बनी। डी-मार्ट का नाम सुनते ही माइंड में आता है वैल्यू फॉर मनी। यहां की स्ट्रैटेजी सिंपल है, अननेसेसरी खर्चा मत करो, ऑपरेशंस एफिशिएंट रखो और जो बचत हो वो सीधे कस्टमर तक पास कर दो। शायद आपने देखा होगा कि डी-मार्ट के स्टोर्स बहुत सिंपल होते हैं, इंटीरियर्स बेसिक, डेकोर मिनिमल और एम्बियंस बस काम चलाओ, कोई एक्स्ट्रा शो नहीं। रीजन सिंपल है, ये कंपनी हर एक्स्ट्रा खर्च से बचती है ताकि प्रोडक्ट्स सस्ते दे सके। यही सेविंग उनका यूएसपी है। एडवर्टाइजिंग पर डी-मार्ट का खर्च मिनिमम है। आपने शायद ही इसके टीवी एड्स देखे होंगे या बड़े होर्डिंग्स नोटिस किए होंगे। कोई सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट नहीं, कोई फेस्टिवल ऑफर्स के फ्लैशी कैंपेन्स नहीं। डी-मार्ट बिलीव करता है कि एडवर्टाइजिंग से मिलने वाला ट्रस्ट टेम्पररी होता है, लेकिन सही प्राइस और कंसिस्टेंट सर्विस से कस्टमर का भरोसा परमानेंट बनता है। इस पैसे को सेव करके डी-मार्ट प्रोडक्ट्स को और भी कम्पिटिटिव प्राइस पर बेचता है। यही रीजन है कि कस्टमर्स बार बार यहाँ लौटते हैं। प्रॉफिट मार्जिन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ अलग है। डी-मार्ट का फंडा है लो मार्जिन हाई वॉल्यूम, मतलब प्रॉफिट कम है लेकिन ज्यादा कस्टमर्स और ज्यादा क्वांटिटी बेचकर ओवरऑल प्रॉफिट अच्छा हो जाता है। ये मॉडल टफ है क्योंकि इसमें ऑपरेशन सुपर एफिशिएंट रखने पड़ते हैं, लेकिन यही मॉडल डी-मार्ट को यूनिक बनाता है। यही कारण है कि वीकेंड पर या फेस्टिवल सीजन में डी-मार्ट के स्टोर्स हमेशा फुल रहते हैं। पार्किंग भर जाती है, क्यूज लंबी हो जाती है, लेकिन लोग आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ जेन्युइन सेविंग्स होती है। स्टोर डिजाइन के बारे में बात करें तो डी-मार्ट का अप्रोच फिर से सिंपल है। कोई फैंसी लाइटिंग या एक्सपेंसिव फिक्सचर्स नहीं, रैक्स बेसिक है, लेआउट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ का फोकस है कि कस्टमर जल्दी से जल्दी अपना सामान ढूंढ सके और खरीद सके। इस सिंप्लिसिटी के पीछे क्लियर स्ट्रैटेजी है। हर खर्चा जो कस्टमर के एक्सपीरियंस को अननेसेसरली एक्सपेंसिव बनाता है, उसे अवॉइड करना। सप्लायर्स के साथ डी-मार्ट के रिलेशंस इसकी एक और बड़ी स्ट्रेंथ है। मार्केट में ये जाना जाता है कि डी-मार्ट सप्लायर्स को समय पर पेमेंट करता है। इससे उन्हें बेटर डील्स और प्रायोरिटी स्टॉक मिलता है। सप्लायर्स के साथ ट्रस्ट बनाकर डी-मार्ट कॉस्ट एडवांटेज ले पाता है, जिससे फिर से कस्टमर्स को बेनिफिट मिलता है। यही कारण है कि डी-मार्ट के प्राइसेस अक्सर कॉम्पिटिटर से कम होते हैं। अब सवाल आता है कि मार्केट एक्सपर्ट्स इसे बोरिंग बट ब्रिलियंट क्यों कहते हैं? वजह सिंपल है, डी-मार्ट में ग्लैमर नहीं है। यहाँ शॉपिंग करते हुए आपको बैकग्राउंड म्यूजिक, प्रीमियम डेकोर या एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन जो एक बार यहाँ से खरीदता है वो रिपीट कस्टमर बन जाता है। रीजन है ट्रस्ट, प्राइस और कन्वीनियंस। डी-मार्ट का फोकस क्लियर है, जो काम कर रहा है उसी को और बेटर करना है। रिस्की एक्सपेरिमेंट्स या अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन से ये बचता है। डी-मार्ट की ग्रोथ स्टोरी यही दिखाती है कि कभी कभी सबसे सिंपल आइडियाज ही सबसे पावरफुल होते हैं। जब बाकी रिटेलर्स मार्केटिंग और प्रेजेंटेशन में बिजी थे, डी-मार्ट क्वाइटली अपने मॉडल को मजबूत कर रहा था। आईपीओ आने के बाद भी इस कंपनी ने सैम फिलॉसफी रखी, सिंपल ऑपरेशंस, सॉलिड एग्जीक्यूशन। यही रीजन है कि आज भी डी-मार्ट को लेकर न्यूज में बस रहता है
और लोग इसे स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल का एग्जाम्पल मानते हैं। यानी डीमार्ट का बेस मैसेज यही है, कस्टमर फर्स्ट, कॉस्ट लो, एफिशिएंसी हाई। यही 3 पिलर्स इसे अलग बनाते हैं। जब आप डीमार्ट जाते हैं तो आपको हो सकता है कि इंटीरियर्स एवरेज लगे, लेकिन बिल देखकर आपको रियलाइज होता है कि आपने बचत की है, और यही रिपीट कस्टमर बिहेवियर क्रिएट करता है। अगर आप किसी कंपनी की असली ताकत जानना चाहते हैं तो सिर्फ उसके स्टोर्स या ब्रांडिंग को मत देखिए, उसके नंबर्स पर नजर डालिए। डीमार्ट की सबसे बड़ी खासियत है कि उसका बिजनेस मॉडल और उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स एकदम अलाइंड है। इस कंपनी ने साबित किया है कि सिंप्लिसिटी और एफिशिएंसी से भी बड़े बड़े नंबर्स हासिल किए जा सकते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करें। पिछले कुछ सालों में डीमार्ट की इनकम लगातार बढ़ी है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो इसका टोटल रेवेन्यू करीब 48,840 करोड़ रुपए रहा था। फिर फाइनेंशियल ईयर 25 में ये बढ़कर लगभग 59,358 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी 2 साल में रेवेन्यू में बढ़ोतरी लगभग 17% के आसपास रही। ये नंबर्स दिखाते हैं कि कंपनी स्टेडी पेस से ग्रो कर रही है, और ये ग्रोथ किसी रैंडम कारण से नहीं है, बल्कि एक सॉलिड स्ट्रैटेजी का नतीजा है। प्रॉफिट के मामले में भी डीमार्ट ने अच्छा परफॉर्म किया है। टैक्स बेनिफिट्स को छोड़ दे तो भी इसका नेट प्रॉफिट करीब 2,707 करोड़ रुपए के आसपास रहा। रिटेल बिजनेस में जहां मार्जिन्स अक्सर बहुत पतले होते हैं, वहां डीमार्ट ने लगभग 7.9% का एबिडा मार्जिन मेंटेन किया है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 17.8% और रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 13.4% रहा है। ये रेशियोज क्लियर मैसेज देते हैं कि कंपनी एफिशिएंटली कैपिटल यूज कर रही है और शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर रही है। अब अगर स्टोर एक्सपांशन पर नजर डालें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में डीमार्ट ने लगभग 50 नए स्टोर्स खोले, और अब इसके टोटल स्टोर्स 415 हो गए हैं। मैनेजमेंट का प्लान है कि हर साल 10 से 20% की दर से स्टोर्स बढ़ाए जाएं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया जैसे मार्केट में डीमार्ट कंफर्टेबली 600 स्टोर्स तक जा सकता है। इसका मतलब है कि अभी भी बहुत पोटेंशियल बाकी है। एक और खास बात है कि डीमार्ट अब धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया की तरफ अग्रेसिवली बढ़ रहा है। पहले इसका फोकस महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया पर ज्यादा था। अब ये यूपी, पंजाब और एनसीआर जैसे मार्केट्स में भी एक्सपांशन कर रहा है। सीईओ ने खुद कहा है कि कंपनी वाइट स्पेसेस, यानी जहां अभी ऑर्गेनाइज्ड रिटेल कम है, वहां एग्रेसिवली स्टोर्स खोलने की सोच रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो डीमार्ट का इन्वेस्टमेंट मॉडल भी इंटरेस्टिंग है। नॉन मेट्रो स्टोर्स के लिए कंपनी लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च करती है, और ये कॉस्ट करीब 5 साल में रिकवर हो जाती है। अगर जमीन की कॉस्ट हटा दें तो ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2.5 साल में वापस आ जाता है। रिटेल इंडस्ट्री में इतना क्विक रिटर्न बहुत रेयर है। डीमार्ट की एक और स्मार्ट स्ट्रैटेजी है प्राइवेट लेबल्स। कंपनी का टारगेट है कि अपने प्राइवेट ब्रांड से लगभग 20% तक मार्केट शेयर हासिल करे। इन प्रोडक्ट्स की प्राइसेस आमतौर पर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स से 20% तक कम होती है, लेकिन मार्जिन कंपनी के लिए ज्यादा रहता है। इसका मतलब है कि डीमार्ट कस्टमर्स को सस्ती डील्स भी देता है और खुद के लिए बेटर प्रॉफिट भी बनाता है। अब बात करें कंपटीशन की। आज के टाइम में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और स्विगी इंस्टामार्ट ने रिटेल मार्केट को बदल दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि डीमार्ट के प्राइसेस इन प्लेयर से भी लगभग 19 से 20% तक कम है। रीजन सिंपल है, डीमार्ट का स्ट्रक्चर लीन है, ओवरहेड्स कम है और वो मार्केटिंग पर ज्यादा खर्च नहीं करते। यही सेविंग डायरेक्टली कस्टमर्स तक पहुंचती है। लीडरशिप भी यहाँ एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लॉन्ग टाइम सीईओ नोवेल नोरोन्हा अब रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह अंशुल असावा, जो पहले यूनिलेवर से जुड़े थे, ले रहे हैं। न्यू सीईओ का मैसेज भी सिंपल है, जो काम कर रहा है उसे मत छेड़ो। डीमार्ट की करंट स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल है, बस उसमें छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स लाने होंगे। रिस्क फैक्टर्स भी है, जैसे जैसे स्टोर्स बढ़ेंगे, स्टाफ और एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। क्विक कॉमर्स प्लेयर्स की स्पीड और एफएमसीजी कंपनीज के डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल्स डीमार्ट के लिए चैलेंज बन सकते हैं। फूड इन्फ्लेशन
और चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस भी मार्जिन्स पर प्रेशर डाल सकते हैं। लेकिन वैल्यूएशन की बात करें तो डी-मार्ट अभी भी हाई प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। इसका प्राइस टर्निंग्स मल्टीपल करीब 105 के आसपास है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स को कंपनी से बहुत उम्मीदें हैं। इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए डी-मार्ट को अपने ग्रोथ रेट को बनाए रखना होगा और ऑपरेशंस एफिशिएंट रखने होंगे। आईपीओ के बाद से डी-मार्ट का स्टॉक करीब 7 गुना बढ़ चुका है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर कंपनी अपनी स्ट्रैटेजीज पर कंसिस्टेंट रही तो आने वाले 10 सालों में भी ये ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यू रह सकती है। डी-मार्ट की सक्सेस का एक बड़ा रीजन उसका लगातार और समझदारी से किया गया स्टोर एक्सपांशन है। रिटेल बिजनेस में स्केल बहुत मैटर करता है और डी-मार्ट ने स्केल बढ़ाने में स्मार्ट मूव्स लिए हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में ही डी-मार्ट ने करीब 50 नए स्टोर्स खोले और अब इसके टोटल स्टोर्स 415 तक पहुंच गए हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये बताते हैं कि कंपनी अपने नेटवर्क को कितनी तेजी और कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ा रही है। मैनेजमेंट का प्लान है कि हर साल स्टोर्स की संख्या में करीब 10 से 20% की बढ़ोतरी हो। इंडिया जैसे बड़े और डाइवर्स मार्केट में ये बहुत लॉजिकल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि यहाँ अभी भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की प्रॉपर पहुंच नहीं है। शुरुआती सालों में डी-मार्ट का फोकस महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया पर ज्यादा था, लेकिन अब नॉर्थ इंडिया की ओर भी कंपनी तेजी से बढ़ रही है। यूपी, पंजाब, एनसीआर जैसे मार्केट्स में एंट्री लेना डी-मार्ट के लिए बहुत बड़ा कदम है। इन जगहों पर कंपटीशन अलग है, कस्टमर बिहेवियर अलग है, लेकिन डी-मार्ट की कोर स्ट्रैटेजी वही रहती है। राइट लोकेशन चुनो, कॉस्ट एफिशिएंट स्टोर बनाओ और प्रोडक्ट्स सस्ते दो। सीईओ का कहना है कि वाइट स्पेसेस यानी ऐसे एरियाज जहां अभी ऑर्गेनाइज्ड रिटेल कम है, वहां पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। यही रीजन है कि डी-मार्ट अब धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस हर रीजन में फैलाना चाहता है। एक्सपांशन के साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट और रिटर्न का कैलकुलेशन। रिटेल इंडस्ट्री में केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डी-मार्ट के नॉन मेट्रो स्टोर्स पर एवरेज इन्वेस्टमेंट करीब 300 करोड़ रुपए के आसपास आता है। ये पैसा 5 साल में रिकवर हो जाता है। अगर जमीन की कॉस्ट एक्सक्लूड कर दें तो ये इन्वेस्टमेंट 2.5 साल में वापस आ जाता है। ये रिटेल इंडस्ट्री में काफी अच्छा रिटर्न पीरियड है। इसका मतलब है कि डी-मार्ट के पास एक ऐसा मॉडल है जो सिर्फ ग्रोथ नहीं दिखा रहा बल्कि सस्टेनेबल भी है। स्टोर एक्सपांशन के साथ साथ डी-मार्ट की एक और खास स्ट्रैटेजी है उसका प्राइवेट लेबल प्रोग्राम। प्राइवेट लेबल्स का मतलब है कंपनी के अपने ब्रांड्स। डी-मार्ट ने इस फील्ड में भी काफी स्मार्ट मूव किया है। इसका गोल है कि अपने प्राइवेट लेबल्स से लगभग 20% तक मार्केट शेयर हासिल किया जाए। प्राइवेट लेबल्स का एडवांटेज सिंपल है, कंपनी खुद डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट कैसे बनना है, पैकेजिंग कैसी होगी और प्राइस कितना होगा। इसका मतलब है कि वो मार्जिन कंट्रोल कर सकती है। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के मुकाबले ये प्रोडक्ट्स कस्टमर्स के लिए करीब 20% तक सस्ते होते हैं, लेकिन डी-मार्ट के लिए मार्जिन ज्यादा होता है। कस्टमर्स को प्राइवेट लेबल्स क्यों पसंद आते हैं? रीजन है ट्रस्ट और प्राइस। डी-मार्ट के शेल्व्स पर जब कस्टमर को एक वेल पैकेज्ड क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है जो ब्रांडेड ऑप्शन से सस्ता है, तो वो नेचुरली उसे प्रेफर करता है। धीरे धीरे कस्टमर लॉयल्टी बनती है। डी-मार्ट के लिए ये डबल बेनिफिट है। एक तो प्रोडक्ट की सेल बढ़ती है, दूसरा कस्टमर फिर से डी-मार्ट के पास आता है क्योंकि उसे यहाँ बेटर डील्स मिलती है। प्राइवेट लेबल्स सिर्फ ग्रोसरी तक लिमिटेड नहीं है। हाउस होल्ड आइटम्स, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, बेसिक किचन आइटम्स तक डी-मार्ट ने अपने प्राइवेट ब्रांड्स लॉन्च किए हैं। ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में डी-मार्ट के लिए गेम चेंजर हो सकती है क्योंकि इससे कंपनी प्राइस वॉर्स और ब्रांडेड सप्लायर्स की डिपेंडेंसी से थोड़ी आजाद हो जाती है। स्टोर एक्सपांशन और प्राइवेट लेबल्स का कॉम्बो डी-मार्ट के लिए बहुत पावरफुल है। जब नए स्टोर्स खुलते हैं तो कंपनी के प्राइवेट ब्रांड्स ऑटोमेटिकली नए मार्केट्स में पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि हर नया स्टोर सिर्फ एक रिटेल आउटलेट नहीं है, बल्कि एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है जहां डी-मार्ट अपनी ब्रांडिंग और मार्जिन दोनों इंप्रूव करता है। लेकिन यहाँ चैलेंजेस भी है। हर नए रीजन में कस्टमर की टेस्ट, प्रेफरेंस और प्राइस सेंसिटिविटी अलग होती है।
डीमार्ट को ये समझने में टाइम और एफर्ट लगाना पड़ता है। नॉर्थ इंडिया में कंपटीशन में बिग बाजार और रिलायंस ट्रेंड्स जैसी चेन्स भी है। ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेयर्स भी हर रीजन में अग्रेसिव है। फिर भी डीमार्ट का एडवांटेज यही है कि उसका मॉडल टेस्टेड है। ये रिस्क लेने से पहले डेटा पर काम करता है, लोकेशंस केयरफुली चुनता है और सप्लायर्स के साथ स्ट्रॉन्ग टाइप्स बनाता है। यही रीजन है कि अब तक डीमार्ट का एक्सपांशन स्टेडी और प्रॉफिटेबल रहा है। प्राइवेट लेबल्स के साथ भी डीमार्ट एक मेजर्ड अप्रोच ले रहा है। ये अचानक ह्यूज प्रोडक्ट लॉन्चेस नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे कैटेगरीज एक्सपैंड करता है। इससे कस्टमर को एक्सेप्ट करने का टाइम मिलता है और क्वालिटी कंट्रोल भी मेंटेन रहता है। ओवरऑल देखा जाए तो डीमार्ट का स्टोर एक्सपांशन और प्राइवेट लेबल स्ट्रैटेजी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जहां स्टोर्स कंपनी को रीच और स्केल देते हैं, वहीं प्राइवेट लेबल्स कंपनी को बेटर मार्जिन्स और कंट्रोल देते हैं। ये दोनों पिलर्स मिलकर डीमार्ट को सिर्फ एक रिटेल चेन नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बना रहे हैं। रिटेल मार्केट आज बहुत तेजी से बदल रहा है। कुछ साल पहले तक कस्टमर्स वीकेंड या मंथली शॉपिंग के लिए सुपरमार्केट्स या मॉल्स जाते थे, लेकिन अब एक नए ट्रेंड ने सबको सरप्राइज कर दिया है। क्विक कॉमर्स, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे एप्स ने लोगों को ऐसा कंफर्ट दे दिया है कि वो मिनट्स में ग्रोसरी और डेली एसेंशियल्स घर पर चाहते हैं। इस बैकड्रॉप में डीमार्ट जैसा ट्रेडिशनल फॉर्मेट प्लेयर कैसे फिट बैठता है, ये एक बड़ा सवाल है। डीमार्ट का मॉडल क्विक कॉमर्स से अलग है। ये कंपनी खुद को डिलीवरी रेस में डालने के बजाय प्राइस और ट्रस्ट पर फोकस करती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डीमार्ट की स्ट्रेंथ उसकी कॉस्ट स्ट्रक्चर है। जब क्विक कॉमर्स प्लेयर्स हेवी डिस्काउंट्स और डिलीवरी प्रोमिसेस के लिए ज्यादा खर्च कर रहे हैं, डीमार्ट अपने लीन ऑपरेशन से कस्टमर्स को लगभग 19 से 20% तक चीपर प्राइसेस दे रहा है। यानी डीमार्ट का कहना है, हम आपको घर पर मिनट्स में सामान नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर आप हमारे स्टोर आए तो आपको वही चीज सस्ती मिलेगी। यही यूएसपी है। क्विक कॉमर्स के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है यूनिट इकोनॉमिक्स। एप्स को डिलीवरी पार्टनर्स, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स, टेक सब मेंटेन करना पड़ता है। डीमार्ट का फायदा है कि उसके पास ह्यूज स्टोर नेटवर्क है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा फैंसी इंफ्रा नहीं है। उसका पूरा फोकस है हाई वॉल्यूम और लो मार्जिन। यही रीजन है कि अब भी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के कंपेयर में डीमार्ट का प्राइसिंग एडवांटेज क्लियर है। लीडरशिप की बात करें तो ये भी इंटरेस्टिंग है। लंबे समय से डीमार्ट को ड्राइव करने वाले सीईओ नोविल नोरोन्हा अब रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने डीमार्ट को एक स्मॉल चेन से मार्केट लीडर बनाया। उनकी जगह अब अंशुल असावा आ रहे हैं, जो पहले यूनिलेवर के साथ थे। चेंज ऑफ लीडरशिप हमेशा एक बिग इवेंट होता है, खासकर जब बात रिटेल जैसी फास्ट मूविंग इंडस्ट्री की हो। लेकिन डीमार्ट के अंदर से आने वाली सिग्नल्स साफ है। स्ट्रैटेजी में कोई ड्रास्टिक बदलाव नहीं होगा। न्यू सीईओ ने साफ कहा है, जो काम कर रहा है उसे मत छेड़ो, बस छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करो। इसका मतलब है कि डीमार्ट का कोर मॉडल वही रहेगा, कॉस्ट फोकस, कस्टमर ट्रस्ट और स्टेडी एक्सपांशन। हालांकि चैलेंजेस कम नहीं हैं। जैसे जैसे डीमार्ट के स्टोर्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे खर्च भी बढ़ते हैं। स्टाफ हायरिंग, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी सबका कॉस्ट आता है और रिटेल में कंपटीशन लगातार टफ होता जा रहा है। क्विक कॉमर्स ही नहीं, बड़े ई कॉमर्स प्लेयर्स जैसे Amazon और फ्लिपकार्ट भी ग्रोसरी में एंटर कर चुके हैं। FMCG कंपनीज अब डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी D2C चैनल्स अपना रही है। इसका मतलब है कि कई प्रोडक्ट्स जो पहले सिर्फ रिटेल शेल्फ्स पर मिलते थे, अब कस्टमर्स तक सीधे ब्रांड पहुंचा रहा है। इससे रिटेलर्स की बार्गेनिंग पावर थोड़ी कम हो सकती है। डीमार्ट के लिए ये एक नई चुनौती है। फूड इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक कंडीशंस भी इम्पैक्ट करते हैं। जब एसेंशियल आइटम्स के प्राइसेस बढ़ते हैं तो कस्टमर्स ज्यादा प्राइस सेंसिटिव हो जाते हैं। डीमार्ट को अपने मार्जिन्स और प्राइसिंग दोनों बैलेंस करने पड़ते हैं। यही कारण है कि कंपनी हमेशा कॉस्ट कंट्रोल पर ज्यादा फोकस करती है। अनदर पॉइंट है कस्टमर एक्सपेक्टेशन। यंगर ऑडियंस कन्वीनियंस पर ज्यादा ध्यान देती है। उन्हें लगता है कि अगर ज़ेप्टो 15 मिनट्स में दूध और ब्रेड ला सकता है,
तो डीमार्ट क्यों नहीं? डीमार्ट के लिए ये परसेप्शन चैलेंज हो सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डीमार्ट के लॉयल कस्टमर बेस प्राइस सेंसिटिव है और उन्हें वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। वैल्यूएशन भी एक चैलेंज है। डीमार्ट का स्टॉक अभी भी प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल करीब 105 के आसपास है। इसका मतलब है कि मार्केट को बहुत उम्मीदें हैं। अगर ग्रोथ रेट थोड़ी भी स्लो हुई तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट इंपैक्ट हो सकता है। इन सब के बीच डीमार्ट का एडवांटेज है उसका डिसिप्लिन। ये कंपनी एक्सपेरिमेंट्स कॉशियसली करती है। ऑनलाइन ग्रोसरी में भी डीमार्ट रेडी प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था, लेकिन लिमिटेड स्केल पर। कंपनी हर नए स्टेप को टेस्ट करती है और फिर एक्सपैंड करती है। लीडरशिप चेंज के बावजूद ये कल्चर जारी रहेगा। तो क्या क्विक कॉमर्स डीमार्ट के लिए थ्रेट है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि इमीडिएट टर्म में नहीं। क्विक कॉमर्स अभी भी हेवी बर्न फेज में है। डीमार्ट का कॉस्ट एडवांटेज और स्ट्रॉन्ग सप्लायर बेस उसे स्टेडी बनाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में डीमार्ट को कुछ लेवल तक डिजिटल प्ले अपनाना पड़ेगा। शायद स्टोर पिकअप मॉडल्स, हाइपरलोकल पार्टनरशिप्स या ओन डिलीवरी ऑप्शंस फ्यूचर में आ सकते हैं। कुल मिलाकर डीमार्ट के सामने चैलेंजेस जरूर है, लेकिन स्ट्रैटेजी क्लियर है। फोकस ऑन बेसिक्स, इंप्रूव एफिशिएंसीज और कस्टमर को वैल्यू देते रहो। लीडरशिप चेंज फ्रेश आइडियाज ला सकता है, लेकिन बेस फिलॉसफी वही रहेगी। क्विक कॉमर्स और D2C का मुकाबला टफ होगा, लेकिन डीमार्ट का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि ये कंपनी अडेप्ट करना जानती है। रिटेल इंडस्ट्री में अब ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन प्रेजेंस भी जरूरी हो गया है। कस्टमर्स की आदतें बदल रही हैं। हर किसी के पास स्मार्टफोन है, पेमेंट्स डिजिटल हो चुके हैं और कन्वीनियंस की डिमांड बढ़ गई है। ऐसे में सवाल ये है कि डीमार्ट, जो अपनी ऑफलाइन स्टोर्स की सिंपलिसिटी के लिए जाना जाता है, इस बदलती दुनिया में कैसे फिट बैठ रहा है। डीमार्ट ने भी समझा कि सिर्फ फिजिकल स्टोर से ग्रोथ एक सीमा तक ही हो सकती है। इसी सोच के साथ आया डीमार्ट रेडी, कंपनी का ऑनलाइन ग्रोसरी और एसेंशियल्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म। डीमार्ट रेडी कस्टमर्स को ऑप्शन देता है कि वो ऐप या वेबसाइट पर ऑर्डर करें और फिर नियर बाय पिकअप पॉइंट से सामान ले जाएं या होम डिलीवरी कराएं। हालांकि डीमार्ट रेडी अभी भी स्केल में उतना बड़ा नहीं है जितना क्विक कॉमर्स एप्स, लेकिन ये डीमार्ट के लिए एक स्ट्रैटेजिक मूव है। कंपनी ने इसे स्लो और स्टेडी अप्रोच से ग्रो किया है। फाइनेंशियल ईयर 25 में डीमार्ट की ऑनलाइन सेल्स में अच्छी ग्रोथ देखी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी ऑनलाइन ग्रोसरी सेल्स करीब 21% बढ़कर लगभग 3,502 करोड़ रुपए तक पहुंची। ये नंबर ओवरऑल रेवेन्यू के मुकाबले अभी छोटा है, लेकिन एक क्लियर संकेत है कि कस्टमर्स डीमार्ट के ऑनलाइन ऑफरिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस के चैलेंजेस भी अलग हैं। डिलीवरी, वेयरहाउसिंग, लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सब ऑफलाइन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। डीमार्ट का फोकस अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी पर है, इसलिए ऑनलाइन बिजनेस में लॉसेस दिखे क्योंकि कंपनी ने एक्सपांशन पुश दी। लेकिन मैनेजमेंट का मानना है कि लॉन्ग टर्म में ये स्पेस इग्नोर नहीं किया जा सकता। स्टॉक मार्केट में डीमार्ट की वैल्यूएशन हमेशा बस में रहती है। आईपीओ से लेकर आज तक इस कंपनी ने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। आईपीओ के समय से स्टॉक करीब 7 गुना बढ़ चुका है। अभी डीमार्ट का स्टॉक लगभग 105 टाइम्स अर्निंग्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाता है कि मार्केट को कंपनी से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि डीमार्ट को फ्यूचर में कंसिस्टेंट ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दिखाते रहना होगा। इन्वेस्टर्स का मेन ट्रस्ट डीमार्ट की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी पर है। जब भी मार्केट में डीमार्ट इज डेड जैसी हेडलाइंस आती है, कंपनी स्टेडी परफॉर्मेंस से उन्हें गलत साबित कर देती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडियन रिटेल इंडस्ट्री अभी भी बहुत फ्रैगमेंटेड है। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की शेयर बढ़ रही है और डीमार्ट जैसे प्लेयर्स के पास एक्सपांशन का बहुत स्कोप है। क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स और D2C मॉडल्स कंपटीशन जरूर देंगे, लेकिन डीमार्ट का ऑफलाइन स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत सॉलिड है। कस्टमर्स के लिए डीमार्ट अभी भी एक ट्रस्टेड नेम है। वैल्यू कॉन्शियस इंडियन मिडिल क्लास के लिए डीमार्ट जैसा स्टोर एक परफेक्ट मैच है, जहां जरूरत की हर चीज रीजनेबल प्राइस पर मिलती है। फ्यूचर की बात करें तो डीमार्ट के सामने 2 क्लियर पाथ्स हैं।
ऑफलाइन नेटवर्क को और एक्सपैंड करना और ऑनलाइन प्रेजेंस को ग्रेजुअली स्ट्रेंथन करना। ऑनलाइन स्पेस में डीमार्ट अग्रेसिव नहीं है क्योंकि इसका फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पर है, लेकिन आने वाले समय में टेक इंटीग्रेशन, बेटर डिलीवरी मॉडल्स और स्टोर पिकअप फॉर्मेट्स को ग्रो करना जरूरी होगा। शायद डीमार्ट अपने फिजिकल स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को स्मार्टली इंटीग्रेट करके हाइब्रिड मॉडल बनाए। लीडरशिप चेंज के बाद भी डीमार्ट की स्ट्रैटेजी लार्जली स्टेबल रहेगी। नोवेल नोरोन्हा के बाद आए अंशुल असावा ऑपरेशंस और एग्जीक्यूशन पर ही जोर देंगे। उनका एफएमसीजी और रिटेल का एक्सपीरियंस यूजफुल हो सकता है, खासकर जब डीमार्ट प्राइवेट लेबल्स और कस्टमर एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहेगा। चैलेंजेस तो बने रहेंगे, राइजिंग कॉस्ट्स, कंपटीशन, चेंजिंग कंज्यूमर हैबिट्स, इन्फ्लेशन, रेगुलेशन। लेकिन डीमार्ट का रिकॉर्ड बताता है कि ये कंपनी अडेप्ट करने में माहिर है। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है डिसिप्लिन्ड अप्रोच और फोकस ऑन बेसिक्स। अंत में डीमार्ट की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी ग्लैमरस मार्केटिंग या शाइनी स्टोर से ज्यादा जरूरी होता है एफिशिएंट सिस्टम्स और कस्टमर ट्रस्ट। डीमार्ट बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये बोरिंग ही इसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। प्राइस कॉन्शियस मार्केट में जब कस्टमर्स बिल देखकर खुश होते हैं, वही सबसे बड़ी जीत होती है। इसलिए जब अगली बार कोई कहे डीमार्ट इज डेड, तो याद रखिए, ये सिर्फ हेडलाइन होती है। असलियत ये है कि डीमार्ट स्टेडी ग्रोथ, सॉलिड फंडामेंटल्स और स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ रिटेल की रेस में लॉन्ग रन के लिए तैयार है। अगर आपको ये सीरीज और इस तरह का डिटेल कंटेंट पसंद आया है, तो ऐसे ही और अपडेट्स और एक्सक्लूसिव लिखावट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको आगे भी रिटेल, फाइनेंस और बिजनेस से जुड़े ऐसे ही डीप डाइव आर्टिकल्स रेगुलरली मिलते रहेंगे।